1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। आपके शहर के दुकानदार, कोई स्कूल कॉलेज या फिर कोई कंपनी अगर आपकी आंख में धूल झोंक कर आपको ठग ले तो आपके पास शिकायत और हर्जाने की वसूली का एक ही रास्ता होता है, कंज्यूमर कोर्ट यानी उपभोक्ता अदालत। लेकिन कानूनी तामझाम अगर आपको थका दे तो फिर क्या चारा है। दिल्ली में राज्य उपभोक्ता विभाग निपटारा आयोग ने दिल्ली सरकार को चेतावनी दी है कि वो ऐसे लटके हुए मामलों का जल्द से जल्द निपटाएं और ऐसा नहीं हुआ तो अब हर्जाना उसे भी देना होगा। अभी भी स्टेट कमीशन में पिछले 8 साल से मैं 9 साल से धक्के खा रहा हूं। मैं हर तारीख पे मिस्टर लगन मेरे को मिलते थे, नहीं जी आपने ठीक नहीं किया, केस वापस ले लो। ये दर्द और जीत उन हजारों उपभोक्ताओं की है जो बरसों से अपने मामलों के निपटारे की उम्मीद में अदालतों की खाक छानते रहे हैं। शिवशंकर गुप्ता का 8वीं में पढ़ने वाला बेटा अब इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में है, लेकिन बेटे के स्कूल ने जो नाजायज तरीके से फीस वसूली थी उसके खिलाफ लड़ाई में 9 साल बाद इंसाफ मिला। सत्य में भी जाते, सत्य की हमेशा जीत होती है। आप लड़ते रहो, कभी भी झूठ से फरेब से समझौता मत करो। वही मैंने रखा कि मैं ऐसा समझौता नहीं करना। इसने यदि जो गलत डॉक्यूमेंट लगा करके सारा केस फाइल किया, 9 साल के अंदर में कम से कम 6-7 दफा तो उसने डेट ली है। दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग ने ऐसे मामलों के बरसों तक लटके रहने के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार माना है। आयोग ने अपने आदेश में साफ कहा है कि उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत मामलों का निपटारा 3 से 5 महीने में हो जाना चाहिए, लेकिन उपभोक्ता अदालतों की कमी से हर जिले में 1000 के करीब मामले बरसों से अटके पड़े हैं। वहीं राज्य आयोग के पास 3000 से ज्यादा मामले 10 से 15 साल तक पुराने हैं। आयोग ने राज्य सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए आदेश दिया है कि अगर और देरी हुई तो सरकार को उपभोक्ताओं को हर्जाना देना होगा। आयोग ने तय किया है कि 1 नवंबर 2006 के बाद दायर होने वाली शिकायतों का निपटारा अगर 1 साल के अंदर नहीं होता तो सरकार को बतौर हर्जाना 10,000 रुपए देने होंगे। उन्होंने एक मैसेज दिया है दिल्ली की सरकार को। वो मैसेज ये है कि आप चेत जाओ, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो कानून है उसको इम्प्लीमेंट करने में एडिक्वेट तैयारी करो, और जो अरेंजमेंट्स करनी है एक्स्ट्रा कोर्ट्स की या कोई दूसरी, वो आपकी जिम्मेदारी है। दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग ने मामलों के निपटारे में देरी के लिए सीधे तौर पर राज्य सरकार को जिम्मेदार माना, लेकिन जब आयोग के इस फैसले के बारे में हमने उपभोक्ता मामलों के मंत्री राजकुमार चौहान से बात करने की कोशिश की तो उनका जवाब था कि उनके पास फिलहाल वक्त नहीं है। जाहिर सी बात है, न तो सरकार के पास कानून लागू कराने का वक्त है और न ही इस बारे में वो बात करना मुनासिब समझती है। राजन सिंह, स्टार न्यूज। नमस्कार, धन दौलत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रांजल शर्मा। पिछले कुछ हफ्तों से हम आपको बताते आए हैं निवेश और इनकम टैक्स से जुड़े मुद्दे, उनका मसला जो है हम सुलझाते आए हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे एक और अहम मुद्दे की, वो है ग्राहकों के हक की। अक्सर देखा जाता है कि ग्राहकों के हक का हनन हुआ जाता है। जब आप कुछ सामान खरीदते हैं आपको गुमराह किया जाता है, आपके पास जो सामान है वो ठीक नहीं होता। उस स्थिति से कैसे निपटें, इस पर हमारे एक खास शो है। और चर्चा में मेरे साथ रहेंगे श्रीराम खन्ना जी, जो संचालक है नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के और मैनेजिंग एडिटर है वॉइस मैगजीन के, जो भी कंज्यूमर के हितों की रक्षा करती है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट जिसमें हमने बताया कि कौन कौन से कानून हैं जो ग्राहकों के हक की रक्षा करते हैं। कहने को तो कंज्यूमर इज किंग या ग्राहक भगवान होता है, लेकिन हकीकत तो ये है कि कदम कदम पर उसके अधिकारों की अनदेखी की जाती है। ऐसा नहीं है कि इनसे निपटने के लिए कानून नहीं है। भारतीय संविधान में तकरीबन 7 ऐसे कानून हैं जो ग्राहकों के अधिकारों की गारंटी देते हैं, जिनमें मुख्य हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यानी कोपरा ये सुनिश्चित करता है कि ग्राहक को चुनने, सुरक्षित रहने, जानकारी पाने और शिकायत करने का अधिकार मिले। इसी कानून के तहत वो ज्यादा दाम या असुरक्षित सामानों के खिलाफ भी अपनी आवाज उठा सकते हैं।
साथ ही ग्राहकों को कालाबाजारी से बचाने के लिए जरूरी सामानों की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए भी खास कानून बनाया गया है। इसके साथ मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट के तहत भी ये ख्याल रखा गया है कि कोई कंपनी अपनी मनमानी ना कर पाए। इतने सारे कानून होने के बाद भी ग्राहकों के हितों से खिलवाड़ की घटनाएं आम हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम में से अधिकतर को या तो अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं या फिर कानूनी झंझट के डर से हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाते हैं। लेकिन ग्राहकों के हकों की कानूनी लड़ाई इतनी मुश्किल भी नहीं। ग्राहकों की शिकायतें सुनने के लिए हर जिले में डिस्ट्रिक्ट रिड्रेसल फोरम का गठन किया गया है। अगर मामला यहाँ नहीं सुलझता है तो ग्राहक स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन और फिर नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन जा सकता है। यहाँ वो सामान के दाम या सामान को बदलवाने के लिए तो अपील कर ही सकता है, साथ ही वो खराब सामान या सर्विस के चलते हुई शारीरिक और मानसिक परेशानियों के एवज में मुआवजे की मांग भी कर सकता है। तो ग्राहकों के पास अधिकार तो हैं, जरूरत है तो इन अधिकारों को जानने की और इस्तेमाल करने की। सिल्की वाधवा, दिल्ली, आज तक। ग्राहकों के हक की रक्षा करने के लिए कानून तो है, लेकिन उन कानूनों का किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, आपको चलिए बताते हैं कौन कौन से हक है जो बहुत ही बुनियादी अधिकार हैं। जो भी प्रोडक्ट्स आप खरीदते हैं उससे अगर आपको कोई भी खतरा है तो उसकी जानकारी आपके पास जरूर होनी चाहिए। चुनने का अधिकार है, आप जब जाएं तो आप कुछ भी मांग सकते हैं। चुनने का अधिकार है, कोई भी दुकानदार या कोई भी कंपनी ये नहीं कह सकती कि हम आपको सिर्फ ये देंगे और कुछ नहीं देंगे, विकल्प आपके पास है। जानकारी का अधिकार है, गलत जानकारी, गुमराह करने वाले विज्ञापन और गलत लेबलिंग से भी सुरक्षा है। यानी जो सारे कानून हैं इन सब मुद्दों पर बने हुए हैं और उपभोक्ता अधिकारों के हनन पर सुनवाई का भी आपको हक है। एक समय था जब इस तरह के अधिकार नहीं थे, कानून नहीं थे। अब जब कानून आ गए हैं तो काफी फर्क पड़ा है। श्रीराम जी, ये जो कानून आए हैं इसके बारे में लोगों को कितनी जानकारी है? देखिए, अपना देश बहुत बड़ा देश है, इसमें कई भाषाएं और कई तरह के लोग जगह जगह पर रहते हैं। सारे देश में उपभोक्ता जागृति आ गई है ऐसा नहीं है। उपभोक्ता जागृति जो है वो बड़े शहरों में भी कुछ लोगों के अंदर आई है और अभी बहुत करना बाकी है। कानून तो बन गए हैं, परंतु जिनके लिए कानून बना है यदि उसका वो फायदा नहीं उठा पाते तो वो ना बनने के बराबर मानते हैं। आइए देखते हैं, जिस तरह से बता रहे हैं श्रीराम जी, कानून तो है लेकिन जानकारी कम है, इसलिए हमने शो भी आपके लिए बनाया है। क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए? जैसे आप कुछ सामान खरीदते हैं तो लेबलिंग बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम मुद्दा है। यहाँ पर आप जो भी सामान खरीद रहे उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट होनी चाहिए, तारीख होनी चाहिए, एक्सपायरी की तारीख होनी चाहिए और ऐसी तारीख लिखी होनी चाहिए कि आपको पता चले। कई बार आपके तजुर्बा यहाँ रहा होगा कि आपने कुछ खरीदा लेकिन ना तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग की तारीख दिख रही है, ना एक्सपायरी की डेट दिख रही है। कीमत और न्यूट्रिशनल वैल्यू, अगर खाने पीने का सामान है, निर्माता का नाम पता, जैसे कोई भी दिक्कत हो तो आप पता कर सकें कि किसने बनाया है और उसकी जिम्मेदारी उस पर हो। और सामान की मात्रा और वजन भी उसमें लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि दाम जो होता है वो मात्रा और वजन के साथ जुड़ा होता है। ये नहीं कि एक ही मात्रा पे अलग अलग दाम लगाए जाएं, ये कंपनी नहीं कर सकती है। साथ ही दाम और वजन के बारे में अगर आपको और बताएं, सर्विसेज और सामान लेने पर बिल जरूर ले लें। बिल में सामान की कीमत, दुकान का नाम और पता और टैक्स का ब्यौरा होना चाहिए। कई बार कच्चा बिल दे दिया जाता है। जी हाँ, कई बार लगता है कि हाँ आसानी है, जल्दबाजी में आप कच्चा बिल ले लें, लेकिन अगर कोई दिक्कत हो गई तो वो बिल ही आपके काम आएगा। कच्चा बिल है, अगर दुकानदार का नाम या कंपनी का नाम नहीं है आपको दिक्कत जरूर होगी। पैकेज और सील सामानों में भी एमआरपी लागू होता है। बाकी जो खुले आप सामान खरीदते हैं उस पर एमआरपी लागू नहीं होता है। दवाइयों पर सितंबर से लोकल टैक्स नहीं है, सिर्फ एमआरपी है। सामान में कंटेनर का वजन भी शामिल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर श्रीराम जी आपसे जानना चाहूंगा, कई बार देखा जाता है लेबलिंग के तहत दाम और वजन जो है उसमें कुछ जानकारी ऐसी होती है जिससे ग्राहकों को गुमराह किया जाता है। ऐसे में आपका क्या तजुर्बा है? देखिए, लेबलिंग के जो प्रोविजंस हैं डिफरेंट कानूनों के तहत बने हैं। जैसे कि खाने के सामान पर अभी जो कुछ साल पहले कानून बना है वो है कि आप ये वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है ये कंपल्सरी लिखा होगा। जो शाकाहारी भोजन है उस पर ग्रीन डॉट लगा है और जो मांसाहारी है उस पर रेड डॉट लगा है। हर खाने के डब्बे के ऊपर ये, और भारत ही एक ऐसा देश है दुनिया भर में जहां ये प्रावधान है। फिर अगर खाने की चीजें तो न्यूट्रिशनल वैल्यू, एक्सपायरी डेट, एमआरपी, ये सारी एमआरपी के साथ कई बार लोकल टैक्सेस दिखाया जाता है। कई बार जो सामान खरीदा जाता है एमआरपी कुछ लिखा होता है लेकिन जब खरीदा गया कुछ और होता है। ये क्यों? देखिए, ऐसा है, एमआरपी छत है, यानी कि इससे ज्यादा कोई दुकानदार नहीं ले सकता कन्याकुमारी से कश्मीर तक।
पर हाँ, अगर फैक्ट्री उसकी गुड़गांव में है और माल दिल्ली में बिक रहा है तो उसका खर्चा कम है, तो एमआरपी से कम बेच सकता है, ज्यादा नहीं बेच सकता। इसीलिए जो स्मार्ट कंज्यूमर होता है वो जब दुकान पे जाता है तो वो एमआरपी से कम नेगोशिएट करता है कि भैया इसमें 2 रुपया कम कर दो। वो नहीं करता तो दूसरी दुकान पे जाता है, और अगर 4 दुकानों के जाएगा तो एक आध दुकानदार उसको कम कर देगा। जी, आगे देखते हैं कि किस किस तरह के छुपे खर्चे होते हैं। जिस तरह से बता रहे हैं श्रीराम जी कि एमआरपी जो होता है वो सबसे ऊंचा दाम होता है, उसके अंदर ही आपको लेना चाहिए, उससे ज्यादा पैसा नहीं दिया जा सकता। तोहफे का दाम खरीदे सामान में शामिल नहीं हो। कई बार प्रमोशनल स्कीम्स होती हैं जहां कहा जाता है कि आपको तोहफा भी दिया जा रहा है, लेकिन इसमें होता है कि आपके पास 10,000 का टीवी के साथ आपको 2,000 का म्यूजिक सिस्टम दिया जा रहा है, लेकिन आपको उस टीवी के लिए 12,000 रुपए आपसे मांगे जाए, यानी दोनों का पैसा शामिल है, लेकिन आपको एक आभास दिया जा रहा है कि ये आपको फ्री दिया जा रहा है। इसलिए आपको इस पर ध्यान रखने की जरूरत है। एक खरीद से पहले दूसरी जरूरी नहीं, यानी अगर आप कुछ खरीदना चाहें, आपको कोई भी कंपनी दुकानदार ये बाध्य नहीं कर सकता कि पहले आप ये खरीदें तभी हम आपको ये देंगे, नहीं तो हम आपको ये नहीं देंगे। ये भी कानूनन गलत है, आप इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। श्रीराम जी, ये देखा जाता है कि जो प्रमोशनल स्कीम्स होती हैं उसमें दाम बढ़ाकर फिर डिस्काउंट दिया जाता है या एक के साथ फ्री में भी पैसा जोड़ दिया जाता है। ऐसे में ग्राहकों को आप क्या चेतावनी देंगे? देखिए, सोच समझ के, माप तोल के, खोजबीन करके जेब से पैसा निकालिए। पूरी दुकानों में घूम लीजिए। आप अगर मान लीजिए आप दिल्ली में हैं और आप कनॉट प्लेस में दाम पूछ रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि सारी दिल्ली में इस दाम पे मिल रहा है। अगर आप शादरा में जाएंगे उसी चीज को खरीदने, या पश्चिम दिल्ली में जाएंगे या किसी और मार्केट पे जाएंगे, तो हो सकता है उससे कहीं कम दाम पे आपको चीज मिल जाए। और अगर आप अपना पैसा बचाना चाहते हैं और क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, चीज वही की वही होगी 100%, तो आप ऐसी जगह ढूंढिए जहां कम से कम एमआरपी से नीचे आपको मिले। चाहे आप रेफ्रिजरेटर खरीद रहे हो, और गाड़ियों में भी ये होता है। अब 4 डीलर हैं, वहां पे भी आप जाके एक तरह से तोल मोल कर सकते हैं। नहीं, आप भाव पूछिए, ये चीज मुझे खरीदनी है, ये मॉडल है, क्या कितने का है ये, फिर दूसरी दुकान पे, फिर तीसरी पे, थोड़ा समय आपका लगेगा। तो जिस तरह की प्रमोशनल स्कीम्स है वहां पर भी आपको ध्यान रखना होगा कि जो आपको दिया जा रहा है उसके दाम पहले से बाजार में जो है आप तय कर लें, पता कर लें, जिससे आपको किसी तरह से गुमराह नहीं किया जा सके। प्रमोशनल स्कीम में काफी धांधली होती है, कुछ कंपनियां नहीं करती हैं, लेकिन अधिकतर धांधली हो ही जाती है। यहाँ पर लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बताएंगे कि गारंटी और वारंटी में क्या फर्क होता है, और अगर आप शिकायत करना चाहते हैं तो शिकायत कब करें और कैसे करें। देखते रहिए धन दौलत। धन दौलत में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं ग्राहकों की हक की, किस तरह से गुमराह किया जाता है। अलग अलग स्कीमें होती हैं, लेकिन अगर आप शिकायत करना चाहते हैं तो आप कैसे करें। अब बात करते हैं गारंटी और वारंटी की। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीराम खन्ना जी, जो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के संचालक हैं। हमको सलाह दे रहे हैं, ग्राहकों को सलाह दे रहे हैं उनके हक के बारे में। वारंटी, हर सामान की अलग वारंटी होती है, और साथ में गारंटी जो होती है वो सामान पुर्जे बदलना या सर्विस पे होती है। इसका जो बुनियादी फर्क है इसको आप जरा बताएं। कई बार गारंटी और वारंटी में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। आपने सोने की ज्वेलरी खरीदी और दुकानदार कहता है जी ये प्योर गोल्ड है 99.9%, ये मेरी गारंटी है, अगर आपको खोट हो मिले तो मैं जिम्मेवार हूं, मैं बदलूंगा। इसका मतलब यह कि यदि उसमें खोट हुआ तो वो बदल के देगा आपको, ये गारंटी हो गई। वारंटी, आप मोटरसाइकिल खरीदते हैं, जब आप जाते हैं पैसा उसको देते हैं तो वारंटी कार्ड देता है, उसमें शर्तें लिखी होती हैं 1, 2, 3, 4, 5। वारंटी का मतलब यह है कि जो उसमें लिखा हुआ है उससे वो बाध्य है। आपने मोटरसाइकिल बाड़मेर जिले में पानी में चला दी, पानी इंजन के अंदर घुस गया, इंजन सीज हो गया। मैन्युफैक्चरर बोलेगा कि साहब ये वारंटी है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के अगेंस्ट, मेरी मोटरसाइकिल में कोई खराबी है तो मैं ठीक करूंगा। आपकी लापरवाही के कारण यदि कोई नुकसान हुआ है तो आप इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो वारंटी की टर्म्स जो है वो बहुत नियमित और रिस्ट्रिक्टेड होती है, और हर मैन्युफैक्चरर अपने आप लिखता है उसको। तो यह फर्क है गारंटी और वारंटी का। जैसे पंखा खरीदिए, कोई खराबी होगी कोई सवाल पूछे बिना मैं बदल दूंगा। एक कंपनी ने कुछ साल पहले ऐसा कहा था, वो गारंटी है। आपको रंग पसंद नहीं आया, आवाज करता है, पूरी हवा नहीं देता, आप कुछ भी कहेंगे उसको वापस देंगे, वो बदल देगा, कोई सवाल नहीं करेगा।
गारंटी और वारंटी का ये फर्क है। कुछ उद्योगों में जैसे बैंकिंग और इंश्योरेंस में, इलेक्ट्रिसिटी में बिचौलिए सरकार ने बैठाए हुए हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। बैंकिंग में ओम्बुड्समैन है देश भर में, आपको किसी बैंक से कोई प्रॉब्लम है और आप एक उपभोक्ता हो तो बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम में आप बैंकिंग ओम्बुड्समैन को शिकायत कर सकते हो, कचहरी जाने की जरूरत नहीं है। वही हम बता रहे हैं इन ग्राफिक्स में, अगर आप शिकायतों पर अमल कैसे होता है कंज्यूमर कोर्ट में, जिस तरह से श्रीराम जी बता रहे हैं, शिकायत ग्राहक जब करता है तो उसकी जांच होती है, डायरेक्टर जनरल उसकी जांच करता है। आपके पास अलग अलग लेवल पे जाने का हक है, लेकिन जैसे बताया सबसे पहले कंपनी के पास जाएं, जिस कंपनी से आपको शिकायत है, उसके बाद ही आप कंज्यूमर कोर्ट में जाएं। अलग अलग तबका है, अलग अलग लेवल है, लेकिन हर समय जो भी आप शिकायत करें, जो भी आपने कागजी कार्रवाई की है कंपनी से या कोर्ट से, और जो आपकी खरीद का सबूत है उसको जरूर रखें। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो और बताएंगे आपको कि जब आप शिकायत करने जाते हैं तो आपको कौन कौन से कागजात की आवश्यकता है, और साथ ही आपको अगर हर्जाना मिले, कॉम्पनसेशन मिले तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखते रहिए धन दौलत। धन दौलत में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं ग्राहकों के हक की, और इस चर्चा में मेरे साथ हैं श्रीराम खन्ना जो संचालक है नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के। यहाँ पर आपको बता दें कौन कौन से आपको कागजात चाहिए अगर आप शिकायत करने जाते हैं। यहाँ पर नुकसान का सबूत होना चाहिए, शिकायत के लिए ये बहुत जरूरी है, साथ ही शिकायतकर्ता का नाम और पूरा पता होना चाहिए। श्रीराम जी आपसे जानना चाहूंगा कि किस लेवल पे जाना चाहिए, कोर्ट में भी जाने की बात होती है तो पहले कचहरी में तो देखिए भगवान लोगों को दो चीज से बचाए, एक कचहरी से और एक अस्पताल से, पर मजबूरी हो तो जाए। मजबूरी कब होगी उपभोक्ता को कि कंपनी उसकी बात नहीं सुन रही है, उसने बातचीत कर ली है, कंपनी ने कहा जी जो करना कर लो। फिर कुछ इंडस्ट्रीज में जैसे इंश्योरेंस, बैंकिंग, बिजली, कई प्रदेशों में बिजली जो रेगुलेटरी कमीशन हैं उन्होंने डिस्प्यूट रिड्रेसल के लिए फोरम बनाए हुए हैं, वहीं जाइए आप। और कुछ जगह पे जैसे ड्रग्स के लिए ड्रग कंट्रोलर्स हैं हर स्टेट के अंदर, एमआरपी के लिए वेट्स एंड मेजर्स वाले हैं, फूड अडल्ट्रेशन के लिए ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट के, उनको शिकायत कीजिए। अगर कुछ नहीं होता तो तब कचहरी जाइए, और तभी जाइए जब एसेंशियल हो, क्योंकि वहां भी समय लगेगा। तो जिस तरह से बता रहे हैं कि आप कोर्ट में अगर जाएं तो तभी जाएं जब बाकी सारे जो आपके विकल्प है वो खत्म हो गए हो। शिकायत करते समय आप ये ध्यान में रखें कि शिकायत साफ तरीके से लिखी जानी चाहिए। शिकायत सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी में ही लिखी जा सकती है, और साथ में शिकायत दर्ज करने वाले का नाम, ओहदा जरूर नोट करें। शिकायत करने की तारीख, समय और शिकायत नंबर भी आपको लिखना पड़ेगा। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि बिल नंबर, कंपनी का नाम, मॉडल नंबर, बैच नंबर, वारंटी कार्ड नंबर वगैरह जरूर दें। इन सब को आप जरूर रखें। जो भी आप खरीद करते हैं, छोटी से लेके बड़ी खरीद तक, उसमें खाने के सामान की छोटी सी भी चीज आप खरीदते हैं तो उसका बिल होना चाहिए। अक्सर नहीं लिया जाता है लेकिन बिल होना चाहिए। शिकायत की फोटोकॉपी भी आपके पास रहनी चाहिए, लेकिन अगर आपके पास सबूत हो तब आपकी शिकायत की सुनवाई होगी और आपको हर्जाना भी मिलेगा, और कंपनी को सबक भी मिलेगा कि वो इस तरह का सामान गुमराह करके आपको नहीं बेच सकते हैं। शिकायत के लिए एक्नॉलेजमेंट भी उस पर जरूरी है। तो यहाँ पर आपका जो तजुर्बा है, जिस तरह से शिकायत की जाती है, सबसे बड़ी गलती ग्राहक शिकायत करते समय क्या करते हैं? देखिए, कोई भी चीज खरीदे जिसमें आपको प्रॉब्लम कभी हो सकती है ऐसा अंदेशा हो, उसकी रसीद जरूर ले लें। उसके ऊपर पूरा नाम, पता, चीज क्या खरीदी है, और कोई स्पेशल टर्म्स उसने एग्री करी है बेचने वाले ने तो लिखवा लीजिए कैश मेमो पे, भैया लिख दे इसके पीछे या ऊपर अपने हाथ से। वारंटी कार्ड लेते हैं तो उसको साइन करके और उसका एक पार्ट उनको वापस देना है तो दे दीजिए। जो भी वारंटी में उसमें तारीख और जो डीलर है उसका कई बार होना जरूरी है। कहते हैं जी डीलर से मोहर लगवाओ, तो मोहर लगवा के साइन करवा लो, ठीक है, और इसकी कॉपी अपने पास रखो, अगर देनी भी है कंपनी को वापस। तो सारे सबूत और कागजात कचहरी अंधी होती है, उसको सिर्फ सबूत दिखाई देते हैं। तो श्रीराम जी ने बताया जिस तरह से अगर आप शिकायत करने जाएं तो 3 शब्द हैं, सबूत सबूत सबूत। आपके पास सारे सबूत रहने चाहिए। आपको किस तरह का मुआवजा मिल सकता है आपको दिखाते हैं। पुराने सामान के बदले आपको नया मिल सकता है, यानी आपने कुछ खराब लिया हो तो उसको रिप्लेस किया जाएगा। सामान को ठीक कराना कंपनी के खर्चे पर होगा या डीलर के खर्चे पे होगा। सामान के दाम का वापस होना, अगर आप नहीं चाहते हैं वो खरीदना तो कंपनी और या डीलर आपको पैसा वापस करने के लिए भी बाध्य है, और खर्चे का आपको मुआवजा भी मिलेगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं इसमें सबसे बड़ी है कि ये तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, परंतु आपको यदि आप मेडिकल सर्विस में हैं और आपका कोई नुकसान हुआ है किसी की नेग्लिजेंस के कारण, लापरवाही के कारण, तो मुआवजा मिलेगा। आपको मेंटल टेंशन हुई है उसके लिए मुआवजा आप मांग सकते हैं। आपको करियर में नुकसान हुआ है, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कुछ कर देते हैं लापरवाही, तो उसका भी मुआवजा आप मांग सकते हैं। ये मुआवजा लेकिन जब कोर्ट कचहरी में जाया जाएगा या कंज्यूमर
कमीशन में जाया जाएगा तब वहां पर वहां ही आपको अपनी पिटीशन में लिखना पड़ेगा कि इसके कारण ये मुझे हुआ है सामान का नुकसान और ये दूसरा नुकसान। आपको 20 बार टैक्सी में आना जाना पड़ा, टैक्सी का बिल लिखिए, तारीख लिखिए, आपको 200 पेज टाइप करवाने पड़े, तो कागज जो का आपके और पोस्टेज का खर्चा लिखिए, एक एक खर्चा, एक एक पाई का खर्चा अपनी पिटीशन में लिखिए और बोलिए कि ये 100 रुपए की चीज खरीदी और 1000 रुपए का नुकसान हुआ। मांगना आपका काम है, देना कचहरी का काम है। ज्यादा मत मांगिए, क्योंकि मैंने देखा है लोग लालच करते हैं, अरे मांग लो, कपड़े उतार लो। नहीं, आपको कंज्यूमर जो जायज है, जो वाजिब है, वही आप मांगे, नाजायज चीज नहीं मांगे। श्रीराम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सलाह दी हमारे दर्शकों को। ग्राहकों के हक के बारे में हम बात कर रहे थे। On now to our top story in India 360, the testing of colas. What methodology is being followed in the testing of colas? The Health Ministry today said that the Health Minister never said that colas are safe. All he said was that the methodology followed by the Centre for Science and Environment in determining pesticides in colas was faulty. Health Minister Anbuvani Ramadoss told CNN IBN further that he would file a defamation case against the NGO's director Sunita Narayan if she continued to question the Health Ministry's intention. Sunita Narayan of the CSE has been going in front of the cameras and saying some allegations about the Health Ministry and the Health Minister, and it's very unfortunate of her. And if she continues this, we are going to file a defamation case. So the question we're asking tonight, how are colas tested for pesticides and is there a uniform method followed? Narendra Nag finds out how CSE found the pesticides in colas in the first place. The Centre for Science and Environment is saying there are pesticides in your favorite cola. The government is telling you there aren't. Here's how CSE found the pesticides in the first place. The CSE went and bought 500 ml cola bottles, 57 of them from across the country. 3 samples were taken from each bottle and these were then put through a process that removed the water, sugar and caffeine, leaving behind everything else that makes a cola. These highly concentrated samples were then injected into these. They're called gas chromatographs and they're the modern chemist's favorite tool with detectors that can tell what any mixture is made up of. In these readings, each spike represents a particular compound, in this case pesticides. Now the question is, can these readings be wrong? Once you inject the sample, it is an automated process and the result comes out through the equipment and computer attached to it. So there is no question about anything wrong in the results. It doesn't really matter which part of the world these tests are carried out or who's carrying them out. The process remains pretty much the same. The only thing that can change are the sizes of the samples and the samples themselves. CSE says their tests are comprehensive and their findings will stand up to scientific scrutiny, and that it's time for the government to wake up and smell the roses. We ourselves had tested both raw groundwater as well as their product, and we are very clear that the pesticides are coming from groundwater. The point is that they have to clean it up. For everything the government has found wrong with the CSE report, the CSE have an answer. The only question that remains to be asked now is why the government doesn't want regulations to be introduced for everything, not just colas, but for also things like potable water. In New Delhi, Narendra Nag. So the Health Minister is saying the CSE's tests are faulty, and the question we're asking, can cola tests be trusted? Joining to try and answer this question tonight is Sunita Narayan, Director, Centre for Science and Environment. We also have Shriram Khanna, he is Chairman, Consumer Voice, joining us right here in our studio. We also have Ramesh Chennithala, State Congress President and member of the Joint Parliamentary Committee for Soft Drinks, and he joins us from Trivandrum. Sunita Narayan, straight across to you. The Health Minister has said that he did not say colas are safe. All he said was that your methodology is faulty, you haven't followed a balanced approach and your data is inconclusive. He will also file a defamation case against you if you continue to imply that he is a mouthpiece for big business or anything like that. The point is, instead of a ding-dong battle with the government, why don't you and the government come to a common laboratory, get your samples, let the government get its samples, have a common test and simply arrive at a set of common results? But Sagarika, that was exactly what that was done last time.
And Mr. Chenithala is there, and he will endorse this, that when the Joint Parliamentary Committee was set up, it was set up precisely for the government to investigate our methodology, our testing procedure, what we do, how we do it, and this was gone through by government's top scientists. Everybody who is absolutely the best in this business took a very careful, microscopic view of our work and said that yes, we were fine. So I think I agree with you in that we need to rise above it. I am, however, very surprised that the minister believes it is me who is making these allegations against him. I think the whole world is making these allegations against him. And I hope that the minister will take it up with the cola companies then. Ramesh Chenithala, answer that very pertinent question. You were actually on the Joint Parliamentary Committee of 2004, which upheld the findings of the Centre for Science and Environment, and you actually at that stage directed the government to set up standards for safety in soft drinks. Now your own government, 2 years later, is completely reversing what the JPC did in 2004. No, exactly what Sunita Narayan is said is correct, because our JPC had gone into the details and their methodology, the testing ability of CSE had been verified microscopically by our committee, elaborately by our committee, and we had found that her apprehensions are correct, their findings are correct, and we requested the Government of India to set up certain standards for the soft drinks in our country and to formulate a comprehensive food law for our country. I think the chairman of the committee is the food minister. The time has come for him to take up this issue with the government and set up the safety standards for the soft drinks and to enact a law, a comprehensive law for the food standards in our country. But why has the government done a U-turn? It's your government. You were part of that committee. Now your own government has done a U-turn and said that there's no need for safety standards. And my request to Mr. Ramdas to go into the details of the JPC findings and discuss with Mr. Sharad Pawar. If needed, they can call Sunita Narayan also, because this affects the millions and millions of the people of our country, and it should be thoroughly discussed. And if there are any apprehensions to the health ministry, they should go into the details of our JPC. So a request and there should be a joint meeting. Right. So a request there from you. There should be a joint meeting. There should be a joint meeting with the CSE and go into the details of this matter. It's not question of the prestige of anybody. It's question of the health of the people of our country. So you're requesting the health minister to read the findings of the JPC, collaborate with Sunita Narayan, and come up with a set of standards to ensure public health. Sriram Khanna, the consumer is suffering at the end of the day. There seems to be chaos all across India. Punjab says soft drinks are fine. Kerala has banned it completely. There's a partial ban in Karnataka. Who does the consumer trust? Let me put it like this. Colas are not Sanjeevani Booty that everybody must have them, otherwise their health will be jeopardized. The WHO has clearly stated consumption of carbonated drinks, particularly by young people, is bad for health, whether it has pesticide levels high or low. So for the public at large, the choice is very clear. You have soft drinks in every street. Every state of India has unique soft drinks manufactured in our kitchens. So what I would go and say is, until the mud settles down and the word comes out clearly from something can be fully trusted, don't drink these things. There's enough nimbu pani, nariyal pani, squashes and juices. So heavens will not fall if you don't have colas for a month or two. So that's the advice you're giving consumers at the moment? That's the advice we are giving to consumers all over India. Don't drink colas. If the health minister wants to take another few months after last 3 years to build a standard, please do so.